गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेयरमैनशिप के अंडर, और इसमें कुछ कैपिटल एक्विजिशन के प्रपोजल्स हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए की मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशनल नीड्स के लिए उनको अप्रूवल दिया गया है। ऑफ कोर्स ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास जाएगा, उसके बाद कैबिनेट जो है उसका अप्रूवल लेने के बाद ही एक्विजिशन हो पाएगी। तो जितने भी ये प्रपोजल्स हैं वो सब मेक इन इंडिया के अंदर आते हैं, मतलब ये सारे जो हम प्रोक्योर करना चाह रही है हमारी गवर्नमेंट वो सारे ही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स होंगे। अभी कुछ प्रोक्योरमेंट्स जो हैं आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको मेंशन करने के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं ये मैंने कि क्या क्या प्रोक्योर करने का प्रपोजल्स हैं। जैसे कि कुछ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं वो HAL हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उससे परचेज़ किए जाएंगे। फिर लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम जो आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इनसे परचेज़ किया जाएगा। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट अगेन HAL से। फिर कुछ नेवल गन्स हैं वो भी भेल जो है आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये सारे ही मेक इन इंडिया जो है उसके अंदर ही ये प्रोक्योरमेंट्स करने का प्रोग्राम है। ठीक है, तो अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है न्यूज़ में, तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, और जितनी भी कैपिटल एक्विजिशंस होती हैं वो तीनों सर्विसेज की, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और इंडियन कोस्ट गार्ड के से रिलेटेड भी अगर कोई कैपिटल एक्विजिशन करनी हो तो वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के थ्रू ही अप्रूव होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, चेयरमैन जो कि चेयरमैन होते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस होते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो हैं ये सब इसके मेंबर्स होते हैं, और ये पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं क्या क्या हमको कैपिटल एक्विजिशन करने की ज़रूरत है। तो इन रक्षा मंत्री की चेयरमैनशिप के अंडर इसकी जो है वो मीटिंग होती है। ठीक है, तो पोस्ट कारगिल वॉर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन के बाद जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को बनाया गया था। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया कि जल्दी से जल्दी हम प्रोक्योरमेंट जो है वो प्रोक्योर जो है उसको प्रोसेस को हम कंप्लीट कर सकें, इसीलिए जो है आर्म्ड फोर्सेस का जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो धीरे ना हो या उसकी में कोई लैगार्ड रिस्पॉन्स ना हो, तो उसलिए जो है इसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को बनाया गया। ठीक है, इसके अलग अलग से फंक्शंस हैं कि पूरा ये फील्ड ट्रायल वैल्यूएशन करके देता है, फिर ऑफसेट प्रोविजंस के बारे में देखना, सिंगल वेंडर है अगर तो ऑफसेट लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे भी रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो है हमारा 2020 का, उसमें कहा गया कि सिंगल वेंडर है अगर एक ही पर्सन जो है वो ही प्रोवाइड कर रहा है आपको। अब समझ लो कि रफ़ेल है, ठीक है, तो रफ़ेल का कोई कंपेटिटर नहीं है, रादर है वैसे तो कंपेटिटर, बट अगर हम एग्जांपल लें कि अगर कोई और जो है फाइटर प्लेन नहीं बनाता उस क्वालिटी का, तो हमारे पास सिंगल वेंडर है, तो हम उसको पुश कैसे कर सकते हैं कि नहीं आपको हमसे 30% सामान खरीदना पड़ेगा, 20% खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो सिंगल पर्सन है, उसकी मोनोपोली है, मोनोपोली वाले को हम ज़्यादा पुश नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है इस अपनी पॉलिसीज़ और जो है ये सब डिसाइड करता है। ठीक है, so now let us see this topic in English. Defense Acquisition Council. So recently the Defense Acquisition Council and meeting was held under the chairmanship of Raksha Mantri Rajnath Singh ji, and they have accorded acceptance of necessity for capital acquisition proposals of several items. Now what is this acceptance of necessity? So they are basically, this Defense Acquisition Council is asking the cabinet that we need all these products or all these weapon systems, and they are necessities. All of them are make in India products and made in India products, and they will be made in India, of course. So now after this proposal has been accepted by the Defense Acquisition Council, this will be sent to the Union Cabinet, and after their approval this process will go ahead. Okay, so about the defense acquisition, you don't need to remember even one of the items which are being given the go ahead by the Defense Acquisition Council. I have just mentioned it here for one time reading of yours. Okay, so about this Defense Acquisition Council, it is a council under the defense minister. Of course, the defense minister is the chairman or chairperson of this council, and apart from the defense minister, a minister of state for defense, chief of army staff, chief of naval staff, chief of air staff, they act as members of this council. Okay, so this council deliberates and decides upon the new policies and capital acquisitions for the three services as well as the Indian Coast Guard. So you may have to remember this particular Indian Coast Guard thing, because otherwise you would if I give you a statement that this Defense Acquisition Council approves capital acquisitions for the three services, you may just make it a correct statement, but no, it also approves the acquisitions related to the Indian Coast Guard. Okay, so this council was
formed after the GOM recommendations after the Kargil war. So in 2001, this recommendation was made. After that, this Defense Acquisition Council was formed so as to ensure expeditious procurement of the requirements of the armed forces. Okay, so they have several functions, like what we will do in case of a single vendor, how we will clear it, what will be the offset provisions, what will be the decision regarding the transfer of technology, and all such decisions, all the intricate decisions which are involved in any procurement of defense equipment. All such decisions or all such issues are handled by the Defense Acquisition Council. Okay, so now let us see the next topic, which is One Health Day. तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है वो इंटरनेशनल वन हेल्थ डे को सेलिब्रेट कर रहा है आज, और इंडस्ट्री एंड वन हेल्थ ये इस साल का जो है थीम है, इसके ऊपर डिस्कशंस की जाएंगी। और ये कोई पहली बार नहीं मनाया जा रहा है, 6th टाइम मनाया जा रहा है, 6th इंटरनेशनल वन हेल्थ डे है ये। और इसमें जो आपके हेल्थ थ्रेट्स हैं जो कि इंटर रिलेटेड हैं ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंट्स के इंटरफेस से, उनको एड्रेस किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका वन हेल्थ का मतलब क्या है? ठीक है, वन हेल्थ अप्रोच कहती है कि 2/3 ऐसी बीमारियां हैं जो कि ह्यूमन से, जो कि जूनोटिक हैं। ठीक है, तो जूनोटिक मतलब एनिमल में से जनरेट होती हैं वो बीमारियां, लेकिन ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सकती हैं, तो उनको हम कहते हैं जूनोटिक डिसीजेस। और वन हेल्थ मतलब अगर एनिमल्स की हम हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, एनिमल्स में डिसीजेस बढ़ती जाएंगी तो ह्यूमंस को भी अफेक्ट करेंगी, तो इसलिए वन हेल्थ अप्रोच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ डिसीजेज एंथ्रोपोजोनोटिक भी होती हैं। एंथ्रोपोजोनोटिक मतलब क्या होता है कि वो ह्यूमंस से एनिमल्स में ट्रांसफर होती हैं। जैसे कि आपको पता है, इवन कोविड भी हमने देखा था कि जो है लायंस में ट्रांसफ़र हो रहा था ह्यूमन से। फिर नीपा वायरस, एबोला, सार्स, मर्स, ये सब जो हैं एवियन इन्फ्लुएंजा, ये ह्यूमन से जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं एनिमल्स में। तो अब हमको वन हेल्थ अप्रोच लेके चलना पड़ेगा कि हम ऐसा नहीं सोच सकते कि सिर्फ हम ह्यूमन की हेल्थ को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर एनिमल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उसका जो है इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पर भी पड़ेगा। इसलिए वन हेल्थ अप्रोच का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की अप्रोच, हमको सबकी अब हेल्थ को का देखभाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये माइक्रोबियल, ह्यूमन, एनिमल और वाइल्ड लाइफ जो है, इन सब की जो हेल्थ का है वो कन्वर्जेंट है। एक में भी अगर वो प्रॉब्लम आती है तो वो सब में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जूनोटिक डिसीजेस का हमने सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो कोविड के टाइम पर देखा है। हमने देखा था कि अभी लायन को हो गया था, फिर जो है बैट से रादर ये डिसीज़ आई, कहा जाता है ऑफ कोर्स कि कोविड जो है वो बैट से आया और ह्यूमन में आ गया और ह्यूमन में बिल्कुल तबाही मचा कर चला गया। ठीक है, तो इसीलिए अब ये फोरम ऐसा है जिसके ऊपर डिस्कशंस की जाएंगी पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स, सिविल सोसाइटी मेंबर्स वगैरह द्वारा, कि हम कैसे जो है वन हेल्थ अप्रोच को जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और क्या क्या इंडस्ट्री का इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या रोल परफॉर्म करेंगे, क्या स्टेक होल्डर्स कौन सा रोल परफॉर्म करेंगे, इस सब चीज़ों से रिलेटेड जो है ये डिस्कशंस की जाएंगी। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। वन हेल्थ डे। सो रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज डिसाइडेड दैट दे विल बी सेलिब्रेटिंग द International World Health Day on November 3rd today. So the theme for this discussion of this year is Industry and One Health, and this is not the first one. This is the 6th International One Health Day, and it addresses interrelated health threats that exist between human, animal, environment. Okay, so these diseases are interdisciplinary and transdisciplinary. Okay, so that's why we have to adopt a One Health approach. So what is this One Health approach? Like I've told you, that diseases are not diseases do not originate in silos, and they do not function in silos. If a disease is affecting animals, it has high likelihood that it will also transfer to the humans also. Okay, like the best example of such a zoonotic disease is recent one, corona. Okay, so in COVID-19, it originated from bat, but it transferred to humans and it has caused havoc around the world. So these are zoonotic diseases. So zoonotic diseases are those diseases which are transferred from humans to animals, and anthropozoonotic diseases are those which transfer from humans to animals. Okay, so like even in COVID, you may have seen that this COVID was transferred to lions in a zoo in, I think, in Hyderabad. We already discussed about that. I can't remember the exact location where that case was found. I think it was in Hyderabad only. Okay, so in which we saw that zoo authorities who were taking care of the lions, they transferred it to lions, and lions were kept in quarantine, and that's why these anthropozoonotic infections are also rampant. Apart from corona, of course, there is Nipah virus, Ebola,
avian influenza, MERS and SARS. So all these are examples of anthropozoonotic infections. Okay, so that's why we need one health approach. We cannot just focus on human health. We have to see health of all creatures, microbial, human, animal and wildlife. All the healths are interconnected. If any of them is compromised in health, then it will surely going to impact all of us together. Okay, that's why there is a need for a one health approach. Okay, so this forum will discuss with relevant stakeholders as to what role they can play and how the industry can realize its responsibility towards implementing this one health approach. Okay, so now see the next topic, which is प्रपोज्ड बिल इन मेघालय ऑन मैट्रिलिनियलिटी. तो मैट्रिलिनियलिटी सबसे पहले आपको बता दूं क्या होता है. मैट्रिलिनियलिटी मतलब एक जो है फैमिली जो है, जो कि आपकी लीनिएज है, वो मदर के क्लैन से जानी जाती है. ठीक है, तो मतलब अगर आपके जो मदर हैं उससे ही आपकी जो लीनिएज आगे चलेगी. अभी तो आपकी हमारी पैट्रिलिनियल सोसाइटी है, तो ये कुछ ऐसी मेघालय में आपके ट्राइब्स हैं जैसे खासी, जैंतिया और गारो, वहाँ पर मैट्रिलिनियल सिस्टम चलता है इनहेरिटेंस का. ठीक है, मतलब कि जो फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो मेल चाइल्ड जो है वो इनहेरिट नहीं करता, फीमेल जो है चिल्ड्रन वो इनहेरिट करते हैं. फीमेल चिल्ड्रन के ऊपर ही जो है वो जिम्मेदारी होती है फैमिली का ख्याल रखने की. फीमेल चिल्ड्रन जो है वो उन्हीं को सारी प्रॉपर्टी मिलती है. तो अब देखो, यंगेस्ट डॉटर जो होगी, खद्दू कहते हैं उसको हम फैमिली में, मैट्रिलिनियल सोसाइटी में, उसके पास ये सारा का सारा शेयर चला जाता है प्रॉपर्टी का, और उसकी जिम्मेदारी होती है पूरी फैमिली का ख्याल रखना. ठीक है, वो खद्दू जो है वही कस्टोडियन ऑफ द लैंड भी होती है. आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा क्योंकि आपकी सोसाइटी में प्रैक्टिस नहीं होता, बट इट इज़ वेरी कॉमन इन नॉट just Meghalaya but in many of the Chinese society also. Okay, or in that location, Indo-China region, this particular ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी जो है वहाँ पर बहुत कॉमन है. ठीक है, तो अब जो छोटी जो बेटी यंगेस्ट डॉटर होती है वो खद्दू होती है, और वो एज्ड पेरेंट्स का ख्याल रखना, अनमैरिड या डेस्टिट्यूट सिबलिंग्स का ख्याल रखना. जो खद्दू है वो अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकती, फैमिली की प्रॉपर्टी को, क्योंकि जो बिना जो है वो अपने मामा जो मैटरनल अंकल हैं उनकी परमिशन के बिना जो है वो मदर की प्रॉपर्टी को, जो आपकी फैमिली प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकती. क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो आई कहाँ से है? वो आई ही जो है वो फीमेल जो आपकी मदर है उसकी फैमिली से आई है. ठीक है, तो क्योंकि मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, सब कुछ जो मदर की साइड से चल रहा है, तो सारा जो है मदर की फैमिली का ही जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक है, इन केस अगर मदर की फैमिली में कोई डॉटर नहीं होता, अगर एक फैमिली में डॉटर नहीं होती कोई भी, तो जो प्रॉपर्टी है, जो वाइफ है उसकी सबसे जो एल्डर सिस्टर है और उसकी डॉटर्स हैं उसको ट्रांसफ़र हो जाती है. ठीक है, तो इन एनी केस जो मेल मेंबर्स हैं या मेल जो है उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते हैं इसमें. इवन शादी के बाद भी या मैरिज के बाद भी जो है हस्बैंड वाइफ के घर पे आकर जो है वो रहता है. ठीक है, तो ये आपको सुनने में चाहे कितना भी अजीब लगे, दिस इज़ रियलिटी एंड यू कैन नॉट से कि ये सही है या गलत है. आपके जो है आपकी वैल्यू सिस्टम अगर आप इसको एक्सेप्ट करने में भी डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आपको जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि ये टॉपिक है क्या. ठीक है, अब ये बिल क्या ला रहे हैं, मेघालय के एक डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल है, तो वो एक बिल लेकर आए हैं, खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल, और ये कह रहे हैं कि हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना चाहते हैं पेरेंटल प्रॉपर्टी का. ठीक है, तो अभी आपकी मैट्रिलिनियल सोसाइटी क्या कह रही है? मदर की जो प्रॉपर्टी, मदर है वो अपनी फैमिली से सारी प्रॉपर्टी लाई है, और मदर की जो प्रॉपर्टी है वो डॉटर्स में जाएंगी, डॉटर्स ऐसी दूसरी फैमिली में जो है वो प्रॉपर्टी लेकर जाएंगी. सारा कुछ जो है मदर की या फिर फीमेल लीनेज के थ्रू ही चल रहा है. ठीक है, लेकिन ये बिल कहता है कि जो पेरेंट्स हैं उनके पास ये जो है उनके पास जो है फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो मेल और फीमेल को दोनों को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते. ठीक है, तो मेल और फीमेल को दोनों में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इस पेरेंटल प्रॉपर्टी को करने का लिए ये बिल है. ठीक है, तो अभी क्या होता है, सारी प्रॉपर्टी जो है वो फीमेल चाइल्ड को या फिर आपके जो डॉटर्स होती हैं उनको मिल जाती है, तो सन्स को नहीं मिलता. तो इसलिए जो है अगर पेरेंट्स चाहें तो वो सन्स को भी अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर ये भी प्रोविज़न डाला गया है कि अगर कोई सिबलिंग नॉन खासी या फिर नॉन जो है ये खासी, जैंतिया और जो गारो ट्राइब के जो नॉन किसी इस ट्राइब के मेंबर से शादी कर लेता है और उसके कस्टम्स और कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है, तो उसको पेरेंटल प्रॉपर्टी पर हक नहीं मिलेगा. ये भी प्रोविज़न डाला गया. ठीक है, बट कहा जा रहा है कि ये बिल पास नहीं होने वाला, क्योंकि जो ये आपके डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं इनके पास बिल्स पास करने की जो है वो पावर्स नहीं है. ठीक है, और ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल भी है वहाँ पर बिल, और इसके ऊपर जो है
डिबेट्स चल रही हैं और कहा जा रहा है कि ये बिल पास होना बहुत ही डिफिकल्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर इसको जो है वो पास नहीं होने देगा, ठीक है। सो एनीवेज हमको तो ये देखना था कि ये मैट्रिलिनियलिटी का कंसेप्ट क्या है और ये मेघालय में क्या बिल प्रपोज किया गया। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, प्रपोज्ड बिल इन मेघालय ऑन मैट्रिलिनियलिटी. So, matrilineality, like I've told you, it's a system of inheritance in which the lineage and descent of a person is traced through the mother's clan. So, in this particular system, like you are living in a patrilineal society where you are identified through your father, the sons take the property. So all the male members, all the lineage and descent are understood through the male members. But in matrilineal society, everything or every inheritance related issue are addressed through the female clan. Okay, so in this case, the husband moves into the wife's house, and not the son but youngest daughter of the family takes the full share of ancestral property, and she is called the khaddu. She is the custodian of the land. She takes care of the aged parents, unmarried or destitute siblings, and khaddu cannot sell the property without the permission of her mother's uncle or her mother's brother, that is her maternal uncle or mama. Okay, so why the permission of mama or maternal uncle is required? Because technically this property belongs to the mother's family. Okay, that's why she cannot sell any property without his permission. Okay, so there is also another issue, or rather this there is also another feature in which this inheritance tradition only applies to ancestral and clan community property. Okay, so in case the family has acquired some self acquired property, or they have made some property, or the father has made some property, in this case this inheritance tradition will not apply to that particular property. And in this system, if a couple does not have any daughters, then the property of that couple goes back to the wife's elder sister and her daughters. Okay, so this is a proper matrilineal system, which is not just prevalent in Meghalaya but in many areas of northeast, in Indochina region, as well as in Chinese society. This matrilineal society is prevalent. Okay, so whatever your value system may be asking you today, you may not be able to understand this concept also, as to how it can happen. It is just because you have not understood it. It is just because you have not accepted it. You are living in a patrilineal society. That's why you are unable to cope up or understand this particular concept. So just leave all your value systems and understand this topic as it is. Okay, so this bill seeks to change this system through small amendments. Okay, so what this bill is saying, that the bill wants equitable distribution of parental property. So currently we see that all the property goes to the elder or the younger daughter, but in this case the bill is saying that let the parents decide whom they want to whom they want to will their property to. Okay, so this bill is also having a provision in which a sibling gets married to a non-tribal or non-Khasi tribe member and accepts the customs and culture of his or her spouse, then the parental property would not transfer to him or her. Okay, in this case, of course, her. Okay, because this is a matrilineal society. सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ भाषा संगम इनिशिएटिव. तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने भाषा संगम इनिशिएटिव को लॉन्च किया है. इस इनिशिएटिव के अंदर इंडिया की जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसके कुछ बेसिक सेंटेंसेस जो हैं वो बच्चों को सिखाए जाएंगे स्कूल्स में. और इसलिए सिखाए जाएंगे क्योंकि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन का अंडर एक प्रोजेक्ट है जिसमें बेसिक कन्वर्सेशनल स्किल्स अपनी मदर टंग के अलावा किसी और इंडियन लैंग्वेज में जो है वो आपको सिखाने का जो है ये एक तरह से प्रोग्राम है. जैसे समझ लो कि पंजाबीज जो हैं वो तमिल में सीखेंगे बेसिक आपकी लैंग्वेजेस, बेसिक कन्वर्सेशन स्किल्स. ठीक है, ऐसी तमिलियंस जो हैं वो पंजाबी में सीखेंगे या वो गुजराती में सीखेंगे. तो ऐसे ही जो है आपकी 22 इंडियन लैंग्वेजेस जो है उसके अंदर जो है आपकी बेसिक लेवल की जो सेंटेंसेस हैं वो एवरीडे यूसेज के वो एक दूसरे को सिखाए जाएंगे. ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जितने भी रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, कल्चर हैं, उन सब में जो है उसको कवर किया जाएगा और आपस में जो है वो कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है. ठीक है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम क्या है जो पीएम मोदी ने
2015 में लॉन्च किया था 31 अक्टूबर को, क्योंकि उस दिन 140th बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। उन्हीं का विजन था एक भारत श्रेष्ठ भारत का। तो इसमें ही जो है हम एक दूसरे के कल्चर्स को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ट्रेडिशन को, प्रैक्टिसेस को, अलग अलग स्टेट्स और यूटीज़ के, उसके लिए ही ये मिशन चलाया गया था। और इसमें आपस में जो है ये जो है एक तरह से प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें जैसे एक स्टेट के स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट में विजिट करते हैं, फिर दूसरी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो तीसरी स्टेट में विजिट करते हैं। तो बेसिकली आपस में जो है कम्युनिकेशन बढ़ाना, आपस की दूरियों को कम करने के लिए ये एक प्रोग्राम चलाया गया था, और कनेक्ट करना लोगों को, अलग अलग कल्चर्स को, टूरिज्म को, लैंग्वेजेस को, जो है ट्रेड को कनेक्ट करने का ये पूरा प्रोग्राम है। ठीक है, सो इसी एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंदर ही ये भारत भाषा संगम इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, भाषा संगम इनिशिएटिव। So recently the Union Education Minister has launched this Bhasha Sangam initiative for schools, and he has also launched a mobile app and a mobile quiz. So this initiative is by Ministry of Education under the Ek Bharat Shresth Bharat mission. So this initiative aims to teach basic sentences of everyday usage in 22 Indian languages. So the mission aims to teach basic conversational skills in an Indian language to people who other than their, of course, mother tongue. So like I've given you an example, for a Punjabi student, they would be learning Tamil language for instance, and vice versa. So basic level of communication that we use in daily life, it will be taught to people from outside our culture, like Punjabis will be taught about Tamil or Telugu or anything from India. These basic 22 Indian languages under this scheme, under these 22 Indian languages will be basic words under this 22 Indian languages will be taught to our students. Okay, so this Ek Bharat Shresth Bharat program, which it was launched by PM Modi in 2015 on the 140th birth anniversary of Sardar Vallabh Bhai Patel, and through this initiative, the knowledge of our culture, traditions and practices of different states and UTs will be shared with each other, and it aims to connect people through exchanges in areas of culture, tourism, language, etc., so that people from one state do not have any misgivings or do not have any misunderstandings or little understanding of the culture of another state. Okay, so to intermingle or to intermix the cultures of all the states and regions of the country, this Ek Bharat Shresth Bharat program was launched by the government of India. Okay, so now let us see the next topic, which is COP26 summit. तो आपको पता है कि अभी PM मोदी ने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं, जो है आपकी COP26 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 समिट जो ग्लासगो में हुई है। तो उसमें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिली होगी कि इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिशंस जो है वो अचीव करेगा 2070 तक। अब नेट जीरो का मतलब क्या होता है? ये मतलब नहीं है कि हम इंडिया जो है कोई कार्बन एमिशन ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जितनी इंडिया कार्बन एमिशन करेगा उतनी ही इंडिया बचा भी लेगा, तो एक तरह से नेट जीरो होगा। तो अगर इंडिया 100 समझ लो 100 चलो एग्जांपल में ले लेते हैं, 100 गीगावाट की अगर इंडिया एमिशंस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसको बचा भी लेगा इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू या फिर सिक्वेस्ट्रेशन के थ्रू या किसी भी रीज़न से जो है इंडिया उसको बचा भी लेगा। तो उससे क्या होगा कि नेट जो हमारी एमिशंस होंगी जो वर्ल्ड में वो ज़ीरो ही होंगी। ठीक है, तो हम इंडिया ने जो है ये टारगेट रखा है कि 2070 तक हम इसको अचीव कर लेंगे इस मिशन को। और इंडिया ने कुछ 5 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में पढ़ने के लिए तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए, बट आपको ओवरलाइन देने के लिए जो है यह देखो कि नेट जीरो एमिशंस इंडिया 2070 तक जो है वो अचीव करना चाहता है। इंडिया 2030 तक 50% ऑफ अपनी जो एनर्जी है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो है वो सोर्स करेगा। ठीक है, तो अभी तक जो है हमारा परसों तक रादर टारगेट था 40% का। ठीक है, अब याद रखो कि नवंबर 2020 में इंडिया ऑलरेडी 38.1% जो है वो अपनी एनर्जी रीन्यूएबल रिसोर्सेज से जो है वो प्रोक्योर कर रहा था या सोर्स कर रहा था। तो इंडिया ऑलरेडी ओवर परफॉर्म करने लगा था आने वाले टाइम में। अब इंडिया ने अपने जो है टारगेट को वो अब बढ़ा दिया है और उसको 40% जो हमारा टारगेट था पहले उसको 50% कर दिया है। ठीक है, फिर इंडिया ने ये भी बोला कि 2030 तक हम 1 बिलियन टन तक अपनी और कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, फिर इंडिया ने ये भी बोला है कि हम अपनी जो
एमिशंस की इंटेंसिटी है हमारे जो जीडीपी में, उसको हम 45% तक और कम करेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर हम 100 गीगा, हमारा जितना जीडीपी की ग्रोथ चाहिए होती है उसके लिए अगर हम 100 गीगा वॉट्स तक की हम एमिशन कर रहे हैं, तो उसमें से हम 45% जो है उस कम करने की कोशिश करेंगे बाय द ईयर 2030, ठीक है। फिर इंडिया ने ये भी बोला है कि जो हमारा पहले टारगेट जो 450 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का था, उसको बढ़ाकर हमने 500 गीगावाट कर दिया है। अभी हमने रिसेंट पढ़ा था ना, अगस्त में हमने इसी में प्रीलिम्स बूस्टर में, कि इंडिया जो है वो 100 गीगावाट्स को अचीव कर चुका है, और अगर हम हाइड्रो को भी मिला दे तो 146 गीगावाट अचीव कर चुका है इंडिया। तो हमारा टारगेट ये था कि 2030 तक हम 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो हम प्रोड्यूस करें, इंस्टॉल कर दें अपनी कंट्री में। उस टारगेट को बढ़ाकर जो है पीएम मोदी ने 500 गीगावाट्स कर दिया है, ठीक है। सो 50 गीगावाट्स का एक तरह से इंक्रीज कर दिया अपने एग्जिस्टिंग टारगेट में। So now let us see this topic in English. COP26 summit. So recently PM Modi addressed the Conference of Parties 26 at Glasgow in Scotland. So he has given a punch amrit. So 5 major announcements were made by India, and these announcements are that India will achieve the net zero emissions by 2070. So about net zero means it does not mean that India will not emit any carbon dioxide. Whatever amount it will emit, it will also save a similar amount. Okay, that's why it will be net zero. So by 2030 India will ensure that 50% of its energy will be sourced from renewable sources. So like I've told you, in November 2020 we already reached about 38% target. That is, we were in our energy mix, 38% of our energy was coming from renewable sources in November 2022. So we were going to outperform our target and of 40%, which was given in during the Paris Climate Accords. But now upping the target from 40%, the Prime Minister has made a new target, 50%, that 50% of our energy will be sourced from renewable sources. Okay, so he has also said that India will reduce its carbon emissions by 1 billion tons until 2030. Okay, so also another commitment has been made that India will reduce its emission intensity per unit of GDP by less than 45%. So if 100 gigawatts of emissions are made to ensure the GDP growth or our GDP, then we would try that we would reduce this emissions by 45%. Okay, so India has also made a commitment that we would install systems of 500 gigawatts of renewable energy by 2030. Okay, so earlier this target was 450 gigawatts, and I think in August we discussed that India already achieved the 100 gigawatts of renewable energy target, and if we include the large hydro also, then we are already producing 146 gigawatts of energy from renewable sources. Okay, so under this COP26, PM Modi has increased this target by 50 gigawatts, and now we have a new target of 500 gigawatts of renewable energy by 2030. Okay, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्लाइमेट रिकवरी। तो आईपीसीसी की एक रिपोर्ट जिसने कहा था कि इंडिया जो वर्ल्ड है वो 2 डिग्रीज का जो सेल्सियस का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको क्रॉस कर जाएगा ऑफ कोर्स बाय 2100, जो ईयर 2100 में, और उसको जो है वो इंडिया उसको ब्रीच कर आई एम सॉरी, बार बार मैं इंडिया के बोल रहा हूँ, जो वर्ल्ड है वो इसको ब्रीच कर जाएगा। तो अब ये उनको कैसे पता लगा कि 2100 जो है उसमें जो है वर्ल्ड जो इसको ब्रीच कर जाएगा, तो इस कंक्लूजन पे वो कैसे पहुंचे? तो उन्होंने एक स्टडी देखी, तो उन्होंने एक स्टडी की और उसमें देखा कि एक ग्लोबल टेम्परेचर राइज हुआ था 56 मिलियन ईयर्स अगो पहले, और उस टेम्परेचर को स्टेबलाइज होने में 20,000 से 50,000 साल लग गए थे, जो कि 5 से 8 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था उसको नॉर्मल या स्टेबलाइज होने में 20,000 से 50,000 साल लग गए थे। ठीक है, तो अब हुआ क्या था, 56 मिलियन ईयर्स पहले एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था बहुत ही बड़ा,
उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुई, क्योंकि कार्बन एमिशन हुआ था बहुत ज़्यादा। तो उस पीरियड को हम कहते हैं पैलियोसीन एयोसीन थर्मल मैक्सिमम, तो पीईटीएम उसको हम कहते हैं उस पीरियड को। उस वॉल्केनिक इरप्शन से इतने ज़्यादा कार्बन जो है एमिशंस हुए कि ऑलमोस्ट 8 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर बढ़ गया, और 5 से 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा था, और जो ओशन वार्मिंग थी वो 8 डिग्री सेल्सियस की जो है वो हो गई थी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 20,000 से 50,000 साल का टाइम लगा था नेचुरली जो है उस क्लाइमेट को जो है वो स्टेबलाइज होने में, ठीक है। तो इसलिए ये दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा खतरा है कि 2 डिग्री सेल्सियस का जो हम मार्क ब्रीच जो है वो हमारा टारगेट अगर हम ब्रीच कर लेंगे, तो हमको इसमें भी 20,000, ऑफकोर्स 20,000 से 50,000 साल तो नहीं लगेंगे, बट फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको स्टेबलाइज करने में, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, क्लाइमेट रिकवरी. So recently we saw that an IPCC report has warned the world that average global temperatures would breach the 2 degree Celsius target by the year 2100. So how did the team arrive at this conclusion? So basically they examined a period of Paleocene Eocene thermal maximum, that is PETM, during which it was basically 56 million years ago when a volcanic eruption happened, and it increased the global temperatures by 5 to 8 degrees Celsius, and it took almost 20,000 to 50,000 years for the climate to stabilize after this rise in temperature. It also increased the temperatures of surface ocean by 8 degrees Celsius, and it caused ocean acidification and mass extinction of several species. So that's why the IPCC is saying that in case we breach this 2 degree Celsius mark, then the world would take a lot or thousands of years to stabilize after this increase in temperatures. Okay, so now let us see the next topic, which is लामखागा पास. तो अभी लामखागा पास जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को कनेक्ट करता है. तो ये आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट्स जो है वहाँ पर चितकुल एक विलेज है, वहाँ से ये निकलता है, ये जो है लामखागा पास, और हर्षिल डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड को उसको कनेक्ट करता है. तो वहाँ पर अभी कुछ माउंटेनियर्स और ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस के लिए गए थे लोग, और जो हर्षिल से वो जो है वो ऑफकोर्स चितकुल की तरफ आ रहे थे, लेकिन उनमें से जो है 11 मेंबर्स में से 7 जो है वो मर गए या फिर जो है मिसिंग है, क्योंकि जो है वहाँ पर वो बहुत ही इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस हैं उस एरिया की. तो ये लामखागा पास जो है आपका 5 to 8 मीटर जो है वो लॉन्ग मतलब ऑल्टीट्यूड पर है, और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल प्रदेश के हर्षिल डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड के उसके साथ कनेक्ट करता है, ठीक है. चितकुल विलेज से शुरू होता है ये, और जो है हर्षिल साइड तक जाता है, और इसको ऑफ कोर्स हर्षिल साइड से भी आप आ सकते हो चितकुल विलेज को, ठीक है. अब इस एरिया में जाने के लिए इनर लाइन परमिट लगता है, और इस एरिया के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लगती है ट्रैकिंग के लिए, ठीक है. लेकिन अभी मौसम खराब था, आपको पता है, रिसेंटली बारिश हुई थी, स्नो भी वहाँ पर हुई थी. तो लेकिन जो है ये ट्रैकर्स जो हैं वो वहाँ पर चले गए, और जो है उन्होंने जो है सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया. तो अब जो है उनका वहाँ पर ये इनके साथ ये हादसा हुआ है, ठीक है. सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, लामखागा पास. सो recent death of 21 trackers in 4 mountaineering and trekking expeditions in Uttarakhand and Himachal Pradesh has brought this issue of safety of trackers into spotlight once again. This Lamkhaga Pass, so 7 of the 11 members of this trekking team were trekking from Harshil in Uttarakhand to Chitkul in Himachal Pradesh, Kinnauр district. So they met with this accident because there was this during this period the weather was not good, and they still went ahead for trekking, and they were coming from Harshil in Uttarakhand to this Chitkul in Himachal Pradesh, because this pass connects Kinnauр district of Himachal Pradesh with Harshil district of Uttarakhand. So they were coming from the Uttarakhand side, but they met with this accident, or what happened with them, it's still being investigated. So this area, this Lamkhaga Pass, to visit this place you need inner line permit from the district administration of Kinnauр, Himachal Pradesh, and this area is inhospitable, and people have to take caution before visiting such areas, and especially you have to see the weather updates, because during this
rainy season or during this snow season, it is not correct to uh, trek or to go for mountaineering in such areas. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.